अध्याय 4। 7 पॉटर। हैरी तेजी से सीढ़ियां चढ़कर अपने बेडरूम में घुसा और खिड़की के पास पहुंच गया। उसने डसली परिवार की कार को ड्राइव से बाहर निकलकर सड़क पर पहुंचते देखा। पीछे वाली सीट पर पिटूनिया आंटी और डडली के बीच में डिडेलस का हेड दिख रहा था। प्रिवेट ड्राइव के छोर पर पहुंचकर कार दाईं तरफ मुड़ गई। कार की खिड़कियां डूबते सूरज की रोशनी में पल भर के लिए लाल नजर आई और फिर कार ओझल हो गई। हैरी ने हेडविग का पिंजरा, फायर बोल्ट और अपना बैग उठाया। उसने अपने अस्वाभाविक रूप से साफ बेडरूम पर आखिरी नजर डाली और फिर सीढ़ियां उतरकर नीचे हॉल की तरफ चल दिया। नीचे पहुंचकर सीढ़ियों के मुहाने के पास उसने पिंजरा, झाड़ू और बैग रख दिए। रोशनी अब तेजी से कम हो रही थी। शाम की रोशनी में हॉल छायाओं से भर चुका था। यहाँ खामोशी में खड़े रहना बहुत अजीब लग रहा था, खास तौर पर इस एहसास के बाद कि वह इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाला है। बहुत साल पहले डसली परिवार जब भी सैर सपाटे के लिए बाहर जाता था तो हैरी को घर पर अकेला छोड़ दिया जाता था। अकेलेपन के वे घंटे बहुत दुर्लभ आनंद के होते थे। वह फ्रिज में से निकाल कर कोई स्वादिष्ट चीज खाने लगता था, डडली के कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए भागकर ऊपर की मंजिल पर पहुंच जाता था, या फिर टेलीविजन चलाकर जी भर कर चैनल बदलता था। उन मौकों की याद से उसे एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। यह किसी छोटे भाई को याद करने जैसा था जो अब इस दुनिया में नहीं हो। चिड़ी हुई हेडविग अपना सिर पंखों के नीचे छिपाए थी। हैरी ने उससे कहा, क्या तुम इस जगह को आखिरी बार नहीं देखना चाहती? अब हम यहाँ फिर कभी नहीं आएंगे। क्या तुम इतने सारे अच्छे लम्हों को याद नहीं करना चाहती? मेरा मतलब है, इस डोरमैट को देखो। इसके साथ कितनी सुखद यादें जुड़ी हैं। जब मैंने डडली को दम पिशाचों से बचाया था तो उसने इसी पर उल्टी की थी। मुझे अभी अभी पता चला कि डडली मेरा एहसानमंद है। क्या तुम्हें इस बात पर यकीन होता है? और पिछली गर्मियों में डंबलडोर उस सामने वाले दरवाजे से आए थे। पल भर के लिए हैरी के दिमाग में विचारों का सूत्र खो गया और हेडविग ने उसे याद दिलाने की कोई कोशिश भी नहीं की, बल्कि पंखों के नीचे सिर छुपाए बैठी रही। हैरी ने सामने वाले दरवाजे की तरफ अपनी पीठ कर ली। और हेडविग यहाँ। हैरी ने सीढ़ियों के नीचे एक दरवाजा खोला। यहाँ मैं कभी सोता था, तब मैं तुमसे नहीं मिला था। ओह, यह जगह तो बहुत ही छोटी है, मैं तो भूल ही गया था। हैरी ने एक के ऊपर एक रखे जूते और छातों को देखा तथा याद किया कि किस तरह हर सुबह जागने पर सीढ़ियों के निचले हिस्से को ताकता रहता था, जिस पर अक्सर एक दो मकड़ियां घूमती रहती थीं। यह उन दिनों की बात है जब उसे अपनी असलियत का पता नहीं चला था, जब उसे यह नहीं पता चला था कि उसके मम्मी डैडी की मौत कैसे हुई थी या उसके आसपास इतनी अजीब घटनाएं क्यों होती थीं। लेकिन हैरी अब भी हरी रोशनी की चमक वाले उन दुविधापूर्ण सपनों को याद कर सकता था जो उसे उन दिनों सताते थे। जब हैरी ने एक बार अपने एक ऐसे ही सपने का जिक्र किया था जिसमें उसे उड़ती हुई मोटरसाइकिल दिखी थी, तो वर्नॉन अंकल की कार सामने वाली कार से टकराते टकराते बची थी। अचानक पास में कहीं पर कान फोड़ू शोर हुआ। हैरी झटके से खड़ा हो गया, जिससे उसके सिर का ऊपरी हिस्सा दरवाजे के फ्रेम से धम से टकरा गया। कुछ पल तक वर्नॉन अंकल से सीखी चुनिंदा गालियां देने के बाद वो अपना सिर पकड़कर लड़खड़ाता हुआ किचन में गया और खिड़की के पीछे के बगीचे को देखने लगा। उसे अंधेरा हिलता हुआ लग रहा था, हवा भी जैसे कांप रही थी। फिर एक एक करके आकृतियां नजर आने लगी। जब उनके विभ्रम सम्मोहन उठने लगे, सबसे बड़ी आकृति हैग्रिड की थी, जो हेलमेट और चश्मा पहने हुए था और एक विशाल मोटरसाइकिल पर बैठा था जिसमें एक काली साइड कार लगी थी। उसके चारों तरफ कई लोग झाड़ुओं से उतर रहे थे और दो लोग तो कंकाल जैसे काले पंखदार घोड़ों से उतर रहे थे। पीछे वाले दरवाजे को झटके से खोलकर हैरी तेजी से उनके पास पहुंच गया। अभिवादन की आवाजें आई जब हरमाइनी ने उसके गले में अपनी बाहें डाली। रॉन ने उसकी पीठ ठोकी और हैग्रिड ने कहा, सब ठीक है हैरी, चलने को तैयार हो? बेशक, हैरी ने उन सभी की ओर मुस्कुरा कर देखते हुए कहा, लेकिन मुझे इतने सारे लोगों के आने की उम्मीद नहीं थी। योजना बदल गई है, बावरे नैन गुर्राए, जिनके पास दो बड़े बड़े पूरी तरह भरे हुए झोले थे। उनकी जादुई आंख स्याह आसमान से मकान और बगीचे के बीच तूफानी रफ्तार में घूम रही थी। गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए अंदर चलकर बात करते हैं। हैरी उन सभी को किचन में ले गया, जहां हंसते और बतियाते हुए वे कुर्सियों पर बैठ गए। कुछ पिटूनिया आंटी के किचन के चमकते हुए पत्थर के स्टैंड पर बैठ गए या उनकी बेदाग मशीनों से टिक गए। रॉन पहले जितना ही लंबा और दुबला था। हरमाइनी के झबरीले बाल एक लंबी चोटी में पीछे बंधे थे। फ्रेड और जॉर्ज एक जैसे अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। बिल के चेहरे पर घाव के निशान साफ दिख रहे थे
और उसके बाल अब भी लंबे थे। दयालु चेहरे वाले मिस्टर वीजली गंजे हो रहे थे और उनका चश्मा थोड़ा तिरछा था। युद्ध में घायल एक पैर वाले बावरे नैन की चमकती नीली जादुई आंख अपने कोटर में घूमे जा रही थी। टोंक्स के छोटे बाल चमकीले गुलाबी रंग के थे, जो उसका प्रिय रंग था। ल्यूपिन के बाल अब ज्यादा सफेद दिख रहे थे और उनके चेहरे पर ज्यादा झुर्रियां नजर आ रही थी। दुबली और सुंदर फ्लर के लंबे बाल चांदी जैसे रंग के थे। गंजे और सावले किंग्सले के चौड़े कंधे साफ नजर आ रहे थे। खिचड़ी बालों और दाढ़ी वाला हैग्रिड सिर झुका कर खड़ा था ताकि उसका सिर छत से न टकरा जाए, और नाटा मंडगस फ्लेचर अपनी झुकी हुई आंखों तथा रूखे बालों में गंदा दिख रहा था। उन सभी को देखकर हैरी का दिल खुशी से फूल गया और चेहरे पर चमक आ गई। उसके मन में अब उन सभी के लिए प्रेम उमड़ने लगा, मंडगस के लिए भी, जिससे हुई आखिरी मुलाकात में हैरी ने उसका गला घोंटने की कोशिश की थी। किंग्सले, मुझे तो लग रहा था कि आप मगलू प्रधानमंत्री की रखवाली कर रहे होंगे, हैरी ने पूछा। एक रात को मेरे बिना उनका काम चल सकता है, किंग्सले ने कहा। तुम ज्यादा महत्वपूर्ण हो। हैरी, देखो, वॉशिंग मशीन से टिकी टोंक्स ने कहा और उसकी तरफ अपना बायां हाथ हिलाया, जिसमें एक अंगूठी चमक रही थी। तुम्हारी शादी हो गई? हैरी कभी उसे तो कभी ल्यूपिन को देखते हुए चिल्लाया। मुझे अफसोस है कि हम तुम्हें बुला नहीं पाए हैरी, यह बहुत सादगी से हुई थी। यह बहुत अच्छा रहा, बधाइयाँ। ठीक है, बधाइयाँ देने के लिए बाद में बहुत वक्त पड़ा है। मूडी गरजे और किचन में खामोशी छा गई। अपने झोले अपने पैर के पास रखकर मूडी हैरी की ओर मुड़े। जैसा डिडेलस ने शायद तुम्हें बता दिया होगा, हमें अपनी पहली योजना बदलनी पड़ी। पायस थिकनेस दुश्मनों से मिल गया है, जिससे हमारे सामने एक बड़ी समस्या आ गई है। उसने इस घर को छू नेटवर्क से जोड़ने, यहाँ आवागमन कुंजी का इस्तेमाल करने या अंतर्ध्यान होने या प्रकट होने को कानूनन अपराध घोषित कर दिया है। यह सारा काम तुम्हारी सुरक्षा के नाम पर किया गया है, ताकि तुम जानते हो कौन तुम तक नहीं पहुंच पाए। बिल्कुल ही गैर जरूरी है, क्योंकि तुम्हारी माँ का सम्मोहन पहले से ही यह काम कर रहा है। दरअसल उसने यह इसलिए किया है ताकि तुम यहाँ से सुरक्षित तरीके से बाहर न निकल पाओ। दूसरी समस्या, तुम नाबालिग हो, जिसका मतलब है कि तुम पर अब भी स्थिति सूचक सम्मोहन है। मैं समझा नहीं। स्थिति सूचक सम्मोहन, स्थिति सूचक सम्मोहन, बावरे नैन अधीरता से बोले। यह एक ऐसा सम्मोहन होता है जो 17 साल से कम बच्चों के आसपास जादुई गतिविधि का पता लगाता है। इसी तरह से मंत्रालय नाबालिग जादूगरों का पता लगाता है। अगर तुम या तुम्हारे आसपास का कोई भी व्यक्ति तुम्हारे यहाँ से बाहर निकलने के लिए जादू करता है, तो थिकनेस को इसके बारे में पता चल जाएगा, और प्राणभक्षियों को भी। हम स्थिति सूचक सम्मोहन के खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि जिस पल तुम 17 साल के हो जाओगे, उसी पल तुम्हारी माँ की दी सारी सुरक्षा खत्म हो जाएगी। संक्षेप में, पायस थिकनेस सोचता है कि उसने तुम्हें बहुत अच्छी तरह से फंसा दिया है। हैरी अजनबी थिकनेस से सहमत होने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था। तो हम क्या करने वाले हैं? हम यातायात के उन साधनों का इस्तेमाल करने वाले हैं जिनका पता स्थिति सूचक सम्मोहन से भी नहीं लग सकता, क्योंकि उनका प्रयोग करने के लिए हमें मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। झाड़ू, थेस्ट्रॉल और हैग्रिड की मोटरसाइकिल। हैरी को इस योजना में कई खामियां दिख रही थी। बहरहाल उसने अपनी जबान पर लगाम कसी ताकि बावरे नैन को आगे बोलने का मौका मिल सके। देखो, तुम्हारी माँ का सम्मोहन सिर्फ 2 ही स्थितियों में टूटेगा, जब तुम 17 साल के हो जाओगे, या मूडी ने किचन में चारों तरफ देखा, जब तुम इस जगह को अपना घर नहीं कह सकोगे। तुम और तुम्हारे अंकल आंटी आज रात को अलग अलग रास्ते पर जा रहे हो, और तुम सभी ये बात अच्छे से जानते हो कि अब तुम लोग कभी एक साथ नहीं रहोगे, ठीक है? हैरी ने सिर हिलाया। तो इस बार तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद वापस लौटने का कोई सवाल नहीं होगा, इसलिए तुम्हारी माँ का सम्मोहन उसी पल टूट जाएगा जिस पल तुम इस घर के दायरे से बाहर निकलोगे। हमने इसे जल्दी तोड़ने का विकल्प चुना है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो तुम्हारे 17 साल के होते ही तुम जानते हो कौन यहाँ आकर तुम्हें दबोच लेगा। हमारे पक्ष में एक अच्छी बात यह है कि तुम जानते हो कौन को पता नहीं है कि हम तुम्हें आज रात को यहाँ से ले जा रहे हैं। हमने मंत्रालय में एक झूठी खबर उड़वा दी है। वे सोचते हैं कि तुम 30 तारीख से पहले यहाँ से नहीं जाओगे। बहरहाल हमारा सामना तुम जानते हो कौन से है, इसलिए हम सिर्फ गलत तारीख के ही भरोसे नहीं बैठ सकते। उसने यकीनन इस इलाके के आसमान में कुछ प्राणभक्षियों को निगरानी पर तैनात किया होगा, इसलिए हमने 1 दर्जन अलग अलग मकानों को चुनकर उन्हें हर संभव सुरक्षा प्रदान की है। वे सभी मकान ऐसे लगते हैं जैसे हम तुम्हें वहीं छिपाने जा रहे हैं। उन सभी का माया पंछी के समूह से कोई संबंध नहीं है। मेरा मकान, किंग्सले का मकान, मॉली की म्यूरल आंटी का मकान, तुम समझ गए ना? हाँ, हैरी ने कहा, जो पूरी तरह सच नहीं था, क्योंकि उसे अब भी योजना में एक बड़ी खामी दिख रही थी। तुम टोंक्स के माता पिता के घर जा रहे हो।
हमने उनके मकान पर सुरक्षात्मक सम्मोहन कर दिए हैं। हमारे सम्मोहन के दायरे के भीतर पहुंचने के बाद तुम रॉन के घर जाने के लिए आवागमन कुंजी का इस्तेमाल कर सकते हो। कोई सवाल? हाँ, हैरी ने कहा। शायद यहाँ से चलते समय उन्हें यह पता न चले कि मैं 12 सुरक्षित मकानों में से किसकी तरफ जा रहा हूँ, लेकिन क्या यह स्पष्ट नहीं हो जाएगा जब उसने तत्काल लोगों की संख्या गिनी। हम 14 लोग टोंग्स के माता पिता के घर की तरफ उड़कर जाने लगेंगे। ओह, मूडी ने कहा। मैं खास बात बताना तो भूल ही गया। टोंक्स के माता पिता के यहाँ हम 14 लोग नहीं जाएंगे। आज रात को आसमान में 7 हैरी पॉटर जाएंगे और उनमें से हर एक के साथ एक पहरेदार होगा। हर हैरी और उसका पहरेदार अलग अलग सुरक्षित मकान की तरफ जाएंगे। अब मूडी ने चोगे के नीचे से एक फ्लास्क निकाला जिसमें कीचड़ जैसा पदार्थ था। उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। हैरी बाकी की योजना तत्काल समझ गया। नहीं, उसने जोर से कहा और उसकी आवाज किचन में गूंज गई। किसी सूरत में नहीं। मैंने सबसे कहा था कि तुम ऐसी प्रतिक्रिया करोगे, हरमाइनी थोड़े घमंड से बोली। अगर आप सोचते हैं कि मैं 6 लोगों को अपनी जान जोखिम में डालने दूंगा, क्योंकि हम सभी ऐसा पहली बार कर रहे होंगे, रॉन बोला। यह अलग बात है, मेरा भेष बनाकर। देखो, हम में से कोई भी दरअसल यह काम नहीं करना चाहता है, हैरी, फ्रेड ने गंभीरता से कहा। जरा सोचो, अगर कोई भी गड़बड़ हो गई तो हम हमेशा के लिए चश्मे वाले दुबले पतले मूर्ख के भेष में रह गए तो क्या होगा? यह सुनकर भी हैरी नहीं मुस्कुराया। अगर मैं सहयोग न करूं तो आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए आपको मेरे कुछ बालों की जरूरत होगी। लो, हमारी योजना तो यहीं चौपट हो गई, जॉर्ज बोला। जाहिर है, जब तक तुम सहयोग नहीं करोगे तब तक हम सब मिलकर तुम्हारे बाल कैसे ले पाएंगे? फ्रेड ने कहा। हाँ, हम 13 लोग उस अकेले व्यक्ति के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते जिसे जादू करने की इजाजत नहीं है। हमारे पास जरा भी मौका नहीं है। मजेदार है, हैरी ने कहा, सचमुच मजेदार। अगर जबरदस्ती करनी पड़ी तो हम वो भी करेंगे। मूडी गुर्राए। उनकी जादुई आंख कोटर में हल्के से हिली जब उन्होंने हैरी को गुस्से से घूरा। पॉटर, यहाँ सभी लोग बालिग हैं और सभी यह जोखिम लेने के लिए तैयार हैं। मंडगस ने अपने कंधे उचकाए और मुंह बनाया। मूडी की जादुई आंख उनके सिर के एक तरफ पहुंचकर उसे गुस्से से घूरने लगी। अब बहस छोड़ो, समय निकलता जा रहा है। लड़के, मुझे तुम्हारे कुछ बाल चाहिए, अभी। लेकिन यह पागलपन है, इसकी कोई जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं, मूडी गुर्राए। तुम जानते हो कौन आजाद है और आधा मंत्रालय उसके साथ है। पॉटर, अगर किस्मत अच्छी रही तो उसने हमारी उड़ाई गलत खबर पर यकीन कर लिया होगा और वह तुम पर 30 तारीख को घात लगाने की कोशिश बना रहा होगा। लेकिन अगर उसने निगरानी के लिए 1-2 प्राणभक्षी यहाँ नहीं छोड़ा होगा तो वह पागल है। मैं होता तो यही करता। हो सकता है तुम्हारी माँ के सम्मोहन के कारण वे तुम तक या इस घर तक नहीं पहुंच सके, लेकिन सभी जानते हैं कि सम्मोहन अब टूटने वाला है और यह घर किस इलाके में है। हमारे बचाव की इकलौती संभावना बहरूपियों का इस्तेमाल करना है। यहाँ तक कि तुम जानते हो कौन भी अपने 7 टुकड़े नहीं कर सकता। हैरी की नजरें हरमाइनी से मिली, लेकिन वह तत्काल दूसरी तरफ देखने लगा। तो पॉटर, अपने कुछ बाल दो। हैरी ने रॉन को देखा, जिसने उसकी तरफ मुस्कुराकर इसे कर दो वाले अंदाज में देखा। तुरंत, मूडी गरजे। सभी लोगों की निगाह उस पर टिकी थी। हैरी ने अपने सिर की तरफ हाथ बढ़ाया और बालों के गुच्छे को पकड़कर खींच लिया। बहुत बढ़िया, मूडी ने कहा और लंगड़ाते हुए आगे आकर काढ़े के फ्लास्क का ढक्कन खोला। इसमें डाल दो। हैरी ने अपने बाल कीचड़ जैसे द्रव में डाल दिए। जिस पल बाल काढ़े की सतह से टकराए, काढ़ा खदकने और धुआं उड़ाने लगा। फिर यह तत्काल चमकते सोने जैसे रंग का हो गया। ओह, तुम तो क्रैब ऑयल से ज्यादा स्वादिष्ट लगते हो, हैरी, हरमाइनी ने कहा। तभी रॉन की चिड़ी हुई भौं देखकर वो थोड़ा शर्मा कर बोली। ओह, मेरा मतलब है ग्वाइल का काढ़ा तो लेंडी जैसा था। तो फिर ठीक है, नकली पॉटर लाइन बनाकर यहाँ खड़े हो जाएं, मूडी ने कहा। रॉन, हरमाइनी, फ्रेड, जॉर्ज और फ्लर पिटूनिया आंटे की चमकते सिंक के सामने लाइन में खड़े हो गए। एक कम है, ल्यूपिन ने कहा। यह लो, हैग्रिड ने रूखे स्वर में कहा और उसने मंडगस का कॉलर पकड़कर उसे उठाया तथा फ्लर के पास पटक दिया। फ्लर ने अपनी नाक सिकोड़ी और वहां से हटकर फ्रेड तथा जॉर्ज के बीच खड़ी हो गई। मैं अब भी कह रहा हूं, मैं पहरेदार बनना ज्यादा पसंद करूंगा, मंडगस बोला। चुप रहो, मूडी गुर्राए। कायर कीड़े, जैसा मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, हमारा सामना जिस भी प्राणभक्षी से होगा वह पॉटर को मारने की नहीं बल्कि पकड़ने की कोशिश करेगा। डंबलडोर हमेशा कहते थे कि तुम जानते हो कौन पॉटर को खुद मारना चाहता है। पहरेदारों को ज्यादा खतरा है क्योंकि प्राणभक्षी उनकी जान लेना चाहेंगे। यह सुनकर मंडगस को कोई खास तसल्ली नहीं हुई, लेकिन तब तक मूडी अपने चोगे के भीतर से आधा दर्जन अंडाकार गिलास निकाल रहे थे। सबको एक एक गिलास थमाकर उन्होंने सब में थोड़ा थोड़ा भेस बदल काढ़ा डाल दिया। चलो एक साथ। रॉन, हरमाइनी, फ्रेड,
जॉर्ज, फ्लर और मन्नगस ने काढ़ा पी लिया। जब काढ़ा उनके गले से टकराया तो सभी ने ऊ आह की और मुंह बनाया। तत्काल उनके पूरे शरीर में बुलबुले उठने लगे और मांस गर्म मोम की तरह पिघल कर आकार बदलने लगा। हरमाइनी और मन्नगस लंबे हो रहे थे। रॉन, फ्रेड और जॉर्ज छोटे हो रहे थे। उनके बाल काले हो रहे थे। हरमाइनी और फ्लर के बाल उनकी खोपड़ियों के भीतर जा रहे थे। मूडी इस तरफ ध्यान दिए बिना झुककर अपने बड़े झोलों की रस्सियां खोल रहे थे। जब वे दोबारा सीधे खड़े हुए तो उनके सामने 6 हैरी पॉटर हाँफते हुए खड़े थे। फ्रेड और जॉर्ज ने एक दूसरे की ओर मुड़कर एक साथ कहा, वाह, हम तो एक जैसे हैं। क्या पता, वैसे मुझे लगता है मैं अब भी तुमसे ज्यादा अच्छा दिखता हूँ, फ्रेड ने केतली में अपना प्रतिबिंब देखते हुए कहा। ओह, फ्लर माइक्रोवेव ओवन में अपनी शक्ल देखते हुए बोली, बिल, मेरी तरफ मत देखना, मैं बहुत बुरी दिख रही हूँ। जिनके कपड़े थोड़े ढीले हो गए हैं उनके लिए मेरे पास छोटे कपड़े हैं। मूडी ने पहले झोले की तरफ इशारा किया। और जिनके कपड़े तंग हो गए हों उनके लिए ढीले कपड़े भी हैं। चश्मे मत भूलना, साइड पॉकेट में 6 चश्मे हैं। और जब तुम लोग कपड़े बदल लो तो दूसरे बोरे में रखा सामान उठा लेना। असली हैरी ने सोचा कि यह शायद उसके द्वारा देखी गई सबसे विचित्र चीज थी। हालांकि उसने बहुत अजीब चीजें देखी थीं। उसने अपने 6 हमशक्लों को झोले में से कपड़े बाहर निकालते, चश्मे लगाते और अपने असली कपड़ों को झोले में ठूंसते देखा। उसका यह कहने का मन हो रहा था कि वे बेशर्मी से कपड़े न बदले, बल्कि उसके शरीर के प्रति थोड़ा सम्मान दिखाएं। यह स्पष्ट था कि अपना शरीर देखने में उन्हें शर्म आती, लेकिन हैरी का शरीर दिखाने में उन्हें जरा भी संकोच नहीं हो रहा था। मैं जानता था कि जिनी ने उस टैटू के बारे में झूठ बोला था, रॉन ने अपने नंगे सीने की तरफ देखते हुए कहा। हैरी, तुम्हारी आंखें तो बहुत कमजोर हैं, हरमाइनी चश्मा लगाते हुए बोली। कपड़ा बदलने के बाद नकली हैरियों ने दूसरे बोरे में से बैग और उल्लू के पिंजरे निकाले, जिसमें से हर एक में रुई से बना सफेद उल्लू था। अच्छी बात है, मूडी ने कहा, जब आखिरकार सातों हैरी कपड़े पहनकर, चश्मा लगाकर और सामान उठाकर उनके सामने तैयार दिखने लगे। जोड़ियां इस तरह है, मंडगस मेरे साथ जाएगा झाड़ू पर। मैं आपके साथ क्यों जाऊंगा? पिछले दरवाजे के सबसे करीब खड़े हैरी ने पूछा। क्योंकि तुम पर निगरानी की सबसे ज्यादा जरूरत है, मूडी गुर्राकर बोले, और निश्चित रूप से उनकी जादुई आंख मंडगस पर ही टिकी रही। जब उन्होंने आगे कहा, आर्थर और फ्रेड। मैं जॉर्ज हूँ, उस जुड़वा भाई ने कहा, जिसकी तरफ मूडी इशारा कर रहे थे। हैरी बनने के बाद भी क्या आप हमें नहीं पहचान सकते हैं? माफ करना जॉर्ज, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं दरअसल फ्रेड ही हूँ। मजाक छोड़ो, मूडी गुर्राए। दूसरे जुड़वा भाई, तुम जॉर्ज या फ्रेड या जो भी हो, तुम रीमस के साथ रहोगे। मिस डेलाकॉर। मैं फ्लर को थेस्ट्रॉल पर ले जा सकता हूँ, बिल ने कहा। उसे झाड़ू की सवारी पसंद नहीं है। फ्लर ने बिल के पास वाले स्टैंड तक जाकर उसे याचना और दास्ता भरे भाव से देखा। हैरी ने पूरे दिल से उम्मीद की कि यह भाव उसके चेहरे पर दोबारा कभी नजर न आए। मिस ग्रेंजर किंग्सले के साथ थेस्ट्रॉल पर ही। हरमाइनी ने आश्वस्त होकर किंग्सले की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। हैरी जानता था कि हरमाइनी को भी झाड़ू की सवारी करने में ज्यादा आत्मविश्वास नहीं था। तो अब तुम और मैं बचते हैं, रॉन, टोंक्स ने उत्साह से कहा और रॉन की तरफ हाथ हिलाते समय एक मग ट्री गिरा दी। रॉन हरमाइनी जितना खुश नहीं दिख रहा था। और तुम हमारे साथ रहोगे हैरी, ठीक है? हैग्रिड ने थोड़े तनाव में दिखते हुए कहा। हम लोग बाइक पर चलेंगे। देखो, झाड़ू और थेस्ट्रॉल हमारा वजन नहीं संभाल सकते। सीट पर हमारे बैठने के बाद तुम्हारे लिए ज्यादा जगह नहीं बचेगी, इसलिए तुम साइड कार में बैठोगे। यह बहुत बढ़िया है, हैरी ने कहा, हालांकि यह पूरी तरह सच नहीं था। हमें लगता है कि प्राण पक्षियों को तुम्हारे झाड़ू पर रहने की उम्मीद होगी, मूडी ने कहा, जिन्हें अंदाजा हो गया था कि हैरी कैसा महसूस कर रहा था। स्नेप ने अब तक उन्हें तुम्हारे बारे में हर वह बात बता दी होगी जो पहले कभी नहीं बता पाया होगा। इसलिए मैं शर्त लगाता हूँ कि अगर हम प्राण पक्षियों से टकराते हैं तो वे उस पॉटर को चुनेंगे जो झाड़ू पर उड़ने में माहिर दिख रहा होगा। तो फिर ठीक है, उन्होंने नकली पॉटर के कपड़ों वाले बोरे को बांधते हुए कहा और दरवाजे तक सबसे आगे गए। मैं 3 मिनट का समय देता हूँ, इसके बाद हम यहाँ से चलेंगे। पीछे वाले दरवाजे पर ताला लगाने से कोई फायदा नहीं है। अगर प्राण पक्षी तलाश करने के लिए यहाँ आएंगे तो ताला उन्हें रोक नहीं पाएगा। चलो। हैरी अपना बैग, फायर बोल्ट और हेडविग का पिंजरा उठाने के लिए जल्दी से हॉल में गया ताकि दूसरों के साथ पीछे वाले बगीचे में पहुंच सके। हर तरफ झाड़ुएं निकल रही थी। हरमाइनी किंग्सले की मदद से एक बड़े थेस्ट्रॉल पर बैठ चुकी थी। दूसरे थेस्ट्रॉल पर फ्लर बिल के साथ बैठी थी। हैग्रिड चश्मा लगाकर मोटरसाइकिल के पास खड़ा था। क्या यही है? क्या यही सीरियस की बाइक है? हाँ, हैग्रिड ने हैरी से मुस्कुराते हुए कहा।
और आखिरी बार जब तुम इस पर सवार हुए थे तब हम तुम्हें अपने एक हाथ की मुट्ठी में बंद कर सकते थे। साइडकार में बैठते समय हैरी को थोड़े अपमान का एहसास हुआ। वह बाकी सबसे कई फुट नीचे था। रॉन उसे साइडकार में बच्चे की तरह बैठा देखकर हंसा। बैग और झाड़ू को अपने पैरों के पास नीचे रखने के बाद हैरी ने हेडविग का पिंजरा अपने घुटनों के बीच में रख लिया। यह बहुत परेशानी भरा था। आर्थर ने इसमें थोड़ी छेड़छाड़ की है, हैग्रिड ने कहा, जिसे हैरी की परेशानी का जरा भी एहसास नहीं था। वो मोटरसाइकिल पर सवार हो गया, जो थोड़ी चरमराई और कुछ इंच नीचे धंस गई। अब इसके हैंडल बार में कुछ नई करामातें आ गई हैं। यह पहला वाला बटन हमारा विचार था। उसने अपनी मोटी उंगली से स्पीडोमीटर के पास वाले एक बैगनी बटन की तरफ इशारा किया। जरा सावधानी से हैग्रिड, मिस्टर वीजली ने कहा, जो पास ही अपनी झाड़ू पकड़े खड़े थे। मुझे अब भी यकीन नहीं है कि ऐसा करना जरूरी था। निश्चित रूप से इसका इस्तेमाल सिर्फ आपातकालीन परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। तो फिर ठीक है, मूडी बोले। सभी लोग तैयार हैं? मैं चाहता हूं कि हम सभी एक ही समय पर चले, वरना ध्यान भटकाने का लक्ष्य नाकामयाब हो जाएगा। सभी तैयार हो गए। कसकर पकड़ो रॉन, टोंक्स ने कहा, और हैरी ने देखा कि टोंक्स की कमर पकड़ते समय रॉन ल्यूपिन की तरफ अपराधी भाव से देख रहा था। हैग्रिड ने किक मारकर मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी। यह किसी ड्रैगन की तरह गरजी और साइडकार थरथराने लगी। सभी को शुभकामनाएं, मूडी चिल्लाए। सभी लगभग 1 घंटे बाद रॉन के घर मिलते हैं, 3 की गिनती पर। 1, 2, 3। मोटरसाइकिल की भारी गर्जना हुई और हैरी की साइडकार में जोर का झटका लगा। वह तेजी से हवा में उठ रहा था। उसकी आंखों में हल्का सा पानी आ रहा था। उसके बाल चेहरे से टकरा कर पीछे की तरफ उड़ रहे थे। उसके चारों तरफ झाड़ुएं ऊपर उठ रही थी। एक थेस्ट्रॉल की लंबी काली पूंछ उसके पास से निकली। हेडविग के पिंजरे और बैग के कारण उसके पैर साइडकार में हिल तक नहीं सकते थे। उनमें अभी से दर्द होने लगा था तथा वे सुन्न होने लगे थे। वो इतने कष्ट में था कि प्रिवेट ड्राइव के मकान नंबर 4 की आखिरी झलक तक देखना भूल गया। जब तक उसने साइडकार के कोने से देखा तब तक देर हो चुकी थी और वह यह नहीं बता सकता था कि यह कौन सा मकान था। वे लोग आसमान में ऊंचे और ऊंचे उठते चले गए और तभी अचानक हवा में से, शून्य में से कुछ लोग निकले और उन्हें घेर लिया। कम से कम 30 नकाबपोश आकृतियों ने बीच हवा में एक बड़ा घेरा बना रखा था, जिनके बीच में मायापंछी का समूह हवा में उठा था, जिसे इस बात का जरा भी पता नहीं था। हर तरफ चीखें सुनाई दे रही थी और हरी रोशनी के धमाके हो रहे थे। हैग्रिड चीखा और मोटरसाइकिल उल्टी हो गई। हैरी को जरा भी एहसास नहीं हो रहा था कि वे कहाँ थे। उसके सिर के ऊपर स्ट्रीट लाइट्स दिख रही थी। उसके चारों ओर चीखें सुनाई दे रही थी और वह जान बचाने के लिए साइडकार को कसकर पकड़े हुए था। हेडविग का पिंजरा, फायर बोल्ट और बैग घुटने के नीचे से फिसलने लगे। नहीं, हेडविग! झाड़ू जमीन की तरफ गिरने लगी, लेकिन जब मोटरसाइकिल लहराकर दोबारा सही स्थिति में आई तो उसने समय रहते अपने बैग के फीते और पिंजरे के ऊपरी हिस्से को पकड़ लिया। 1 सेकंड की राहत और फिर हरी रोशनी का एक और धमाका। उल्लू चीखी और पिंजरे में नीचे गिर गई। नहीं, नहीं! मोटरसाइकिल तेजी से आगे बढ़ी। जब हैग्रिड उनके घेरे को धमाके से भेदता हुआ निकला तो हैरी ने नकाबपोश आकृतियों को तितर-बितर होते देखा। हेडविग, हेडविग! लेकिन उल्लू अपने पिंजरे के फर्श पर किसी खिलौने की तरह स्थिर और बेजान पड़ी रही। हैरी उसे अंदर नहीं रख पाया और दूसरों की चिंता में दहशत में आ गया। उसने अपने कंधे के पीछे देखा। वहां उसे बहुत से लोग और हरी रोशनियां दिख रही थी। झाड़ुओं पर 2 जोड़ी लोग कुछ दूर उड़ रहे थे, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाया। हैग्रिड, हमें वापस लौटना होगा, वापस लौटना होगा! इंजन की गरज के ऊपर से चिल्लाते हुए उसने अपनी छड़ी बाहर निकाली। हेडविग के पिंजरे को दोबारा फर्श पर रख दिया और यह मानने से इनकार कर दिया कि वो मर गई है। हैग्रिड, मुड़ो! हमारा काम तुम्हें सुरक्षित पहुंचाना है, हैरी। हैग्रिड रफ्तार बढ़ाते हुए चिंघाड़ा। रुको, रुको! हैरी चिल्लाया, लेकिन जैसे ही वह पीछे देखने के लिए मुड़ा, हरी रोशनी की 2 लपटें उसके बाएं कान के पास से गुजरी। 4 प्राणपक्षी घेरा छोड़कर उनका पीछा करने लगे थे। वे हैग्रिड की चौड़ी पीठ पर निशाना साध रहे थे। हैग्रिड इधर उधर हट कर बच रहा था, लेकिन प्राणपक्षी बाइक के पीछे पीछे उड़ रहे थे। उनके मारक शापों से बचने के लिए हैरी को साइडकार से नीचे झुकना पड़ा। जैसे तैसे ऊपर होकर वह चिल्लाया, स्तब्ध हो! उसकी छड़ी से लाल लपट निकली, जिससे बचने के लिए जब पीछा करने वाले चारों प्राणपक्षी इधर उधर हुए तो उनके बीच में एक खाली जगह बन गई। कस कर पकड़ना हैरी, इससे काम हो जाएगा। हैग्रिड गरजा और उसने अपनी मोटी उंगली ईंधन की सुई के पास वाले हरे बटन पर रख दी। एग्जॉस्ट पाइप में से ईंट की एक ठोस दीवार बाहर निकली। गर्दन घुमाकर हैरी ने इसे बीच हवा में फैलते देखा।
3 प्राणभक्षी दिशा बदलकर इससे बच गए, लेकिन चौथा इतना खुशकिस्मत नहीं था। वह नजरों से ओझल हो गया और फिर इसके पीछे किसी चट्टान की तरह गिर गया। उसकी झाड़ू चकनाचूर हो गई थी। उसके साथ वाला एक प्राणभक्षी उसे बचाने के लिए धीमा हो गया, लेकिन हवा में उठी दीवार के साथ वे भी अंधेरे में खो गए जब हैग्रिड हैंडल की तरफ नीचे झुका और उसने बाइक की रफ्तार तेज कर दी। बाकी बचे हुए 2 प्राणपक्षियों ने जानलेवा शाप मारे जो हैरी के सिर के पास से उड़ते हुए गुजर गए। वे हैग्रिड पर निशाना साध रहे थे। हैरी ने इसका जवाब स्तब्धीकरण मंत्र से दिया। लाल और हरी लपटें बीच हवा में टकराईं, जिससे रंग बिरंगी चिंगारियां निकली। हैरी को इससे पटाखों की याद आ गई। उसे लग रहा था कि नीचे देखने वाले मगलू भी इन्हें पटाखे ही मान रहे होंगे और उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि दरअसल क्या हो रहा है। लो, एक बार फिर करते हैं हैरी, पकड़े रहना। हैग्रिड एक और बटन दबाते हुए चिल्लाया। इस बार बाइक के एग्जॉस्ट में से एक बड़ी जाली निकली, लेकिन प्राणपक्षी इसके लिए तैयार थे। वे घूमकर इससे बचने में कामयाब हो गए थे। उनका जो साथी बेहोश दोस्त को बचाने के लिए पीछे रुक गया था, वह भी अब अचानक अंधेरे में से निकलकर उनके साथ आ गया। अब तीनों प्राणपक्षी मोटरसाइकिल का पीछा कर रहे थे और धड़ाधड़ शाप मारे जा रहे थे। इससे काम हो जाएगा हैरी, कसकर पकड़ना। हैग्रिड गरजा और हैरी ने देखा कि उसने अपना पूरा हाथ स्पीडोमीटर के पास वाले बैगनी बटन पर दे मारा। एक भयंकर गरज के साथ एग्जॉस्ट में से ड्रैगन की सफेद नीली आग निकली और मोटरसाइकिल गोली की रफ्तार से आगे बढ़ी। हैरी ने देखा कि प्राणपक्षी घातक लपट से बचने के लिए घूमकर ओझल हो गए। उसी पल साइड कार में उसे अचानक खतरनाक झटका महसूस हुआ। बाइक को साइड कार से जोड़ने वाला धातु का जोड़ अचानक बढ़ी तेज गति के झटके के कारण टूट गया था। सब ठीक है हैरी, हैग्रिड चिल्लाया, जो अचानक बड़ी गति के कारण मोटरसाइकिल पर पीठ के बल लेटा था। अब गाड़ी अपने आप चल रही थी और इसके धुएं के बीच साइड कार बुरी तरह घूम रहे थे। हम संभालते हैं हैरी, चिंता मत करो, हैग्रिड चिल्लाया और उसने अपनी जैकेट की जेब से फूल वाली गुलाबी छतरी निकाली। हैग्रिड ठहरो, मैं करता हूँ, मरम्मत हो। एक कानफोड़ू धमाका हुआ और साइड कार बाइक से पूरी तरह अलग हो गई। मोटरसाइकिल की तीव्र गति के झटके से हैरी आगे की तरफ उछल गया। फिर साइड कार की ऊंचाई कम होने लगी। हताशा में हैरी ने अपनी छड़ी साइड कार की तरफ की और चिल्लाया, विंगार्डियम लेवियोसा। साइड कार किसी कॉर्क की तरह उड़ी। इसे चलाना संभव नहीं था, लेकिन कम से कम यह हवा में तो थी। बहरहाल ये राहत पल भर की ही थी, क्योंकि तभी बहुत से शाप उसके पास से गुजरने लगे। तीनों प्राणपक्षी करीब आ रहे थे। हम आ रहे हैं हैरी, हैग्रिड अंधेरे में से चिल्लाया, लेकिन साइड कार दोबारा नीचे हो रही थी। हैग्रिड ने झुककर आने वाली आकृतियों पर छड़ी से निशाना साधा और चिल्लाया, बाधी तो। मंत्र पीछे वाले प्राणपक्षी के सीने पर पड़ा। एक पल के लिए तो वो मूर्खतापूर्ण ढंग से बाज की तरह बीच हवा में तैरता दिखा, फिर किसी अदृश्य बाधा से टकरा गया। उसका एक साथी उससे टकराते टकराते बचा। फिर साइड कार तेजी से नीचे गिरने लगी और बचे हुए प्राणपक्षी ने हैरी पर इतना करीबी शाप मारा कि उसे साइड कार के किनारे के नीचे सिर झुकाना पड़ा, जिससे उसका एक दांत टूटकर सीट के किनारे पर गिर गया। हम आ रहे हैं हैरी, हम आ रहे हैं। एक विशाल हाथ ने हैरी के दुशाले को पीछे से पकड़ा और उसे नीचे गिरती साइड कार से बाहर निकाल लिया। मोटरसाइकिल की सीट पर बैठते हुए हैरी ने साइड कार से अपना बैग खींचकर निकाल लिया। उसने पाया कि वह हैग्रिड की पीठ से पीठ टिकाकर बैठा था। जब वे बाकी बचे दोनों प्राणपक्षियों से दूर होकर ऊपर की तरफ उड़े, तो फिर हैरी ने अपने मुंह से खून थूका और गिरती हुई साइड कार की तरफ छड़ी तानकर चिल्लाया, अग्नि विस्फोटम। जब साइड कार में विस्फोट हुआ तो उसे हेडविग के लिए भयंकर अफसोस हुआ। साइड कार के सबसे पास वाला प्राणपक्षी धमाके के कारण झाड़ू पर से गिर गया और ओझल हो गया। उसका साथी भी पीछे रह गया और नजर नहीं आ रहा था। हमें अफसोस है, हमें अफसोस है, हैग्रिड कराहा। हमें खुद उसकी मरम्मत करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हारे पास जगह नहीं थी। कोई दिक्कत नहीं है, बस उड़ते रहो, हैरी चिल्लाया जब 2 और प्राणपक्षी अंधेरे को चीरते हुए करीब आने लगे। जब शाप दोबारा उड़कर उनकी ओर आने लगा तो हैग्रिड दिशा बदलकर और लहराकर गाड़ी चलाने लगा। हैरी जानता था कि उसके इतने असुरक्षित तरीके से बैठे रहने के कारण हैग्रिड दोबारा ड्रैगन की आग वाला बटन दबाने की हिम्मत नहीं कर सकता है। हैरी ने अपना पीछा करने वालों पर स्तब्धीकरण मंत्रों की बौछार करके उन्हें बमुश्किल खुद से दूर रखा। फिर उसने उन पर एक और बाधा मंत्र मारा। सबसे करीब वाला प्राणपक्षी इससे बचने के लिए लहराया, जिससे उसका नकाब उतर गया और अगले स्तब्धीकरण मंत्र की लाल लपट में हैरी ने स्टैंशलेशन पाइक यानी स्टैन का अजीब सा भावहीन चेहरा देखा। निरस्त्र भव, हैरी चिल्लाया, यही है, असली हैरी यही है। मोटरसाइकिल के इंजन की गरज के बावजूद नकाबपोश प्राणपक्षी की चिल्लाहट हैरी तक पहुंच गई।
अगले ही पल पीछा करने वाले दोनों प्राणभक्षी नीचे की ओर ओझल हो गए। हैरी, क्या हुआ? हैग्रिड गरजा। वे कहाँ चले गए? मुझे नहीं पता, लेकिन हैरी को डर लगने लगा था। नकाबपोश प्राणभक्षी ने चिल्लाकर कहा था कि असली हैरी यही है। उसे कैसे पता चला? उसने अंधेरे में चारों तरफ घूरा और अनजान खतरे को महसूस किया। प्राणभक्षी कहाँ चले गए थे? अपनी सीट पर मुश्किल से घूमकर उसने अपना चेहरा आगे की तरफ कर लिया और हैग्रिड के जैकेट के पिछले हिस्से को खींचा। हैग्रिड, दोबारा ड्रैगन की आग वाला बटन दबा दो। यहाँ से जल्दी चलो। कसकर पकड़ लो हैरी। एक बार फिर एक जोरदार कानफोड़ू गरज हुई और एग्जॉस्ट से सफेद नीली आग निकली। हैरी सीट पर बहुत कम जगह में बैठा था, इसलिए वो पीछे की तरफ फिसलने लगा। हैग्रिड खिसक कर पीछे आ गया था और मुश्किल से हैंडल को पकड़ पा रहा था। हैरी, हमें लगता है कि हम उनसे बच निकले हैं। हमें लगता है कि हमने किला फतह कर लिया है। हैग्रिड चिल्लाया, लेकिन हैरी को भरोसा नहीं था। पीछे करने वाले प्राणभक्षियों की तलाश में दाएं बाएं देखते समय डर उस पर हावी हो गया। उसे यकीन था कि वे जरूर आएंगे। वे पीछे क्यों रह गए? उनमें से एक के पास अब भी छड़ी थी। जब हैरी ने स्टैन को निरस्त करने की कोशिश की तो उसने कहा था, असली हैरी यही है। हम बस वहां पहुंच ही गए हैं हैरी, हम बस पहुंच ही गए हैं, हैग्रिड चिल्लाया। हैरी को मोटरसाइकिल की ऊंचाई कुछ कम होने का एहसास हुआ। हालांकि जमीन की रोशनियां अब भी सितारों जितनी दूर दिख रही थी। फिर उसके माथे का निशान अचानक आग की तरह जलने लगा। जब बाइक के दोनों तरफ एक एक प्राणभक्षी ने मोर्चा संभाल लिया और पीछे से आए दो मारक शाप हैरी से बस कुछ मिलीमीटर दूर से निकल गए और फिर हैरी ने उसे देख लिया। वोल्डेमॉर्ट झाड़ू या थेस्टॉल के बिना हवा में धुएं की तरह उड़ रहा था। उसका सांप जैसा चेहरा हवा में चमक रहा था। उसकी सफेद उंगलियों में छड़ी दबी थी। हैग्रिड दहशत में चीखा और उसने मोटरसाइकिल की दिशा सीधे नीचे की ओर कर दी। जान बचाने के लिए हैरी ने घुमड़ती रात में स्तब्धीकरण मंत्रों की बौछार कर दी। उसने एक शरीर को अपने पास गिरते देखा और वह समझ गया कि एक प्राणभक्षी तो कम हुआ। बहरहाल तभी उसे एक धमाका सुनाई दिया और इंजन से चिंगारियां निकलती दिखी। मोटरसाइकिल हवा में घूम रही थी और पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। रोशनी की हरी लपटें उनके पास से फिर निकली। हैरी को जरा भी पता नहीं था कि आसमान किस तरफ था और जमीन किस तरफ। उसका निशान अब भी जल रहा था। उसे लग रहा था कि वह किसी भी पल मर सकता है। झाड़ू पर एक नकाबपोश आकृति उससे कुछ फुट दूर थी। हैरी ने उस आकृति को अपनी बांह उठाते देखा। नहीं! आवेश भरी चीख के साथ हैग्रिड ने बाइक से कूदकर प्राणभक्षी पर छलांग लगा दी। दहशत में हैरी ने हैग्रिड और प्राणभक्षी को नीचे गिरकर ओझल होते देखा। उन दोनों का बोझ झाड़ू के लिहाज से बहुत ज्यादा था। गिरती मोटरसाइकिल को अपने घुटनों से मुश्किल से पकड़ते समय हैरी ने वोल्डेमॉर्ट की चीख सुनी, मेरा शिकार! अब खेल खत्म हो गया था। वह यह देख या सुन नहीं सकता था कि वोल्डेमॉर्ट कहाँ था। उसे एक और प्राणभक्षी के रास्ते से हटने की झलक दिखाई दी और फिर उसने सुना, मृत्यु। जब सिर के निशान के दर्द के कारण हैरी की आंखें बंद हो गई तो उसकी छड़ी ने अपने आप हरकत की। उसने महसूस किया कि उसकी छड़ी किसी बड़े चुंबक की तरह उसके हाथ को ऊपर कर रही है। उसने आधी मूंदी पलकों से सुनहरी आग की लपट देखी, एक तड़ाक की आवाज सुनी और फिर गुस्से से भरी चीख सुनी। बचा हुआ प्राणभक्षी चिल्लाया। वोल्डेमॉर्ट चीखा, नहीं! हैरी की नाक ड्रैगन की आग वाले बटन से 1 इंच दूर थी। उसने अपनी छड़ी विहीन हाथ से उस पर मुक्का मार दिया। तत्काल मोटरसाइकिल ने हवा में लपट निकाली और सीधे जमीन की तरफ चल दी। हैग्रिड! हैरी मोटरसाइकिल को पूरी ताकत से पकड़ते हुए चिल्लाया। हैग्रिड! आगमनो हैग्रिड! मोटरसाइकिल तेजी से जमीन की तरफ चल दी। हैंडल पर चेहरा रखकर हैरी दूर की रोशनियों को करीब आते देख सकता था। वह गिरने वाला था, लेकिन कुछ नहीं कर सकता था। उसे पीछे से किसी की चीख सुनाई दी, तुम्हारी छड़ी सेल्विन, मुझे अपनी छड़ी दो। उसने वोल्डेमॉर्ट को देखने से पहले उसे अपने पीछे महसूस किया। कनखियों से उसने लाल आंखों में घूरा और उसे यकीन था कि वह जिंदगी में इसके बाद कुछ भी नहीं देख पाएगा। वोल्डेमॉर्ट उसे एक बार फिर शाप देने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी वोल्डेमॉर्ट ओझल हो गया। हैरी ने नीचे देखा। हैग्रिड जमीन पर हाथ पैर फैलाए पसरा पड़ा था। उससे टक्कर ना हो जाए इस कोशिश में हैरी ने हैंडल को कसकर खींचा और ब्रेक की तलाश की, लेकिन जमीन को हिलाने वाले कान फोड़ू धमाके के साथ वो कीचड़ भरे पोखर में गिर गया।